नमस्कार दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग पीएनबी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे, उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स का कंपैरिजन देखेंगे एंड उनके एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीएस, उनके जो प्रोविजनिंग है कोविड-19 की वजह से वो कैसी रही, ये सब भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इसके अलावा उनकी मैनेजमेंट ने कोविड-19 की वजह से उनके बिजनेस में किस टाइप का डिसरप्शन आया है एंड गोइंग फॉरवर्ड उनके बिजनेस का आउटलुक उनके मैनेजमेंट को कैसा लगता है, इसके बारे में भी जो मार्केट कमेंट्री उन्होंने की है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप तक इस वीडियो में पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरे कंटेंट पसंद आते हैं, इस चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स का कंपैरिजन किया जाए तो इन टर्म्स ऑफ इनकम पीएनबी ने जहां पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 14,725 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, वहीं इस साल फोर्थ क्वार्टर 2020 में वो इंक्रीज करके 16,388 करोड़ का हो गया है। दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जहां पिछले साल इन्होंने जनवरी टू मार्च क्वार्टर 2019 में 4,750 करोड़ के अराउंड का लॉस पोस्ट किया था, वहीं इस साल सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के साथ सिर्फ 697 करोड़ का ही लॉस इन्होंने पोस्ट किया है। बट स्टिल इन्होंने लॉस ही पोस्ट किया है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। प्रोविजनिंग की बात करें दोस्तों, तो प्रोविजनिंग के टर्म्स में पिछले साल उन्होंने इस क्वार्टर में यानी कि जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में पिछले साल 10,071 करोड़ का प्रोविजनिंग इन्हें करना पड़ा था, वहीं इस साल यानी कि 2020 के क्वार्टर 4 में इनको 4,900 करोड़ का प्रोविजनिंग करना पड़ रहा है, तो कि प्रोविजंस में भी अराउंड 51.33% का डिक्लाइन आया है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इनके नंबर्स इंक्रीज तो काफ़ी हद तक किए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के टर्म्स में, बट अभी भी इनके नंबर्स बहुत पॉजिटिव नहीं है। अगर आप देखें तो इनका अभी भी नेट लॉस है, प्रोविजंस में भी इंप्रूवमेंट आया है, बट स्टिल बहुत हैवी प्रोविजनिंग है इनकी। इनकम में इंप्रूवमेंट ज़रूर आया है। दोस्तों, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें तो 2018-19 में जहां पंजाब नेशनल बैंक को 9975 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रजिस्टर करना पड़ा था, वहीं 2019-2020 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 336 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि एक एनकरेजिंग नंबर है। दोस्तों, आप सभी को ध्यान होगा कि मेहुल चौकसी वाले केस में पीएनबी को एक ह्यूज राइट ऑफ करना पड़ा था उनके लोन्स को, जिसकी वजह से पीएनबी के बुक्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था। इसीलिए आप लोगों को दिख रहा है कि 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में इतना ज़्यादा नेट लॉस इन्होंने पोस्ट किया एंड क्वार्टर 4 ऑफ 2019 मार्च में ही ये सारी चीज़ें इनके साथ हुई थी, तो इसलिए क्वार्टर 4 ऑफ 2019 में इनका इतना ज़्यादा गंदा आया था। तो दोस्तों, इनके अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में इंप्रूवमेंट बहुत सिग्निफिकेंट आए हैं, बी इट ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन। बस स्टिल दोस्तों, मुझे लगता है, मैं पता नहीं पीएसयू बैंक्स को लेके कभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता। इसके 2-3 प्राइमरी रीजंस है दोस्तों। जिस तरीके की सर्विस हमें प्राइवेट बैंक्स प्रोवाइड करवा रही है, बीट आप आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, आप उनके किसी भी कस्टमर से पूछिए, बहुत अच्छा इंटरनेट बैंकिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं प्राइवेट बैंक्स। आप इनके बैंक के आप अगर किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो प्राइवेट बैंक्स आपको बहुत अच्छे से आपका क्वेरीज वगैरह सॉल्व करते हैं, आपकी दिक्कतें सॉल्व करते हैं। वहीं आप किसी पीएसयू बैंक, किसी सरकारी बैंक में चले जाओ तो एसबीआई को छोड़ के मेरा एक्सपीरियंस किसी भी सरकारी पीएसयू बैंक में बहुत अच्छा नहीं रहा है। ना ही उनके ऐप्स वगैरह काम करते हैं ढंग से, ना वो इंटरनेट बैंकिंग अच्छे से प्रोवाइड करवा पा रहे, ना ही आप उनके अगर चेंबर्स में जाओ तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ आपको प्रॉपरली ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इन द लॉन्गर रन प्राइवेट बैंक्स इंडिया में, जैसे एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, एक्सिस हो गई, ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये इंडिया में और ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगे, इंडिया के और कस्टमर्स प्राइवेट बैंक्स की तरफ फ्लो करना शुरू होंगे। पीएसयू बैंक्स में एसबीआई अकेली मुझे एक ऐसी बैंक लगती है जो कि बहुत सीरियसली प्राइवेट बैंक्स के साथ compete करने का ट्राई कर रही है एंड मोर और लेस सक्सीड भी हो रही है। काफ़ी सारे बिजनेसेस में ऐसे, जैसे एसबीआई कार्ड्स का बिजनेस था, तो एसबीआई के पास अच्छे बिजनेसेस है जो कि प्राइवेट बैंक्स के कंपैरेटिव वो लोग चला पा रहे हैं एंड प्राइवेट बैंक्स को अच्छा खासा compete कर पा रहे हैं उनके बिजनेसेस के टर्म्स में।
दोस्तों अगर हम लोग इनके बैंक के नंबर्स की और बात करें तो बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 11% राइज हुआ पिछले साल के हिसाब से, 11% राइज होकर 4,678 करोड़ का पहुंच गया है। दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम मैंने आपको बाकी बैंक्स के Q4 के रिजल्ट्स के एनालिसिस करते वक्त भी समझाया था कि ये वो इनकम होता है जो कि बैंक्स किसी लोन के थ्रू जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है और किसी डिपॉजिटर को जो वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये वो इनकम होता है। तो किसी भी बैंक के लिए ये इनकम जितना अच्छा हो, जितना बढ़ता रहे उतना अच्छा है। तो ये एक एनकरेजिंग नंबर है कि इनका नेट इंटरेस्ट इनकम 11% से राइज किया है। इससे पता चलता है कि बैंक की लोन बुक अभी भी ग्रो कर रही है। The bank said that the situation related to the COVID-19 pandemic continues to remain uncertain and it is evaluating the situation on an ongoing basis. तो कोविड-19 को लेके बैंक अभी भी अनसर्टेन है। और दोस्तों मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि मैं पर्सनली भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेके थोड़ा सा कॉशियस हूँ, क्योंकि अभी भी मोराटोरियम के टर्म्स वगैरह बढ़ा रही है आरबीआई। इवन सुप्रीम कोर्ट में अभी इस चीज़ को लेके भी डिस्कशन चल रहा है कि मोराटोरियम के टाइम पे जो इंटरेस्ट आपने नहीं पे किया है जनता ने, उसको कंप्लीटली वेव ऑफ कर दिया जाए। तो ये सारे जो चीज़ें चल रही है बहुत सारी अनसर्टिनिटी ला रही है और मुझे लगता है कि अगले 2-3 क्वार्टर में हर एक बैंक के लिए उनके बुक्स पे बहुत प्रेशर आने वाला है, उनके नंबर्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट मुझे लगता है कि देखने को मिल सकती है। तो मैं पर्सनली अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करूं भी तो वो शायद इंडिया की जो टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है मैं सिर्फ उनको करूं, जो टॉप लेंडर्स है सिर्फ उन पे ही अभी मैं इन्वेस्ट करना पर्सनली प्रेफर करूंगा। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बोला कि द मेजर आइडेंटिफाइड चैलेंजेस फॉर द बैंक वुड अराइज फ्रॉम इरोडिंग कैश फ्लोज एंड एक्सटेंडेड वर्किंग कैपिटल साइकिल्स, द बैंक सेड इन हिज बैलेंस शीट। तो दोस्तों मोरलेस इनका जो मैनेजमेंट कमेंट्री था उससे इतने ही कंक्लूजन्स मुझे निकल के मिले। मैं अभी भी आपसे बोलना चाहूँगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में फाइनल डिसीजन आप अपना खुद का ले। मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि अगर आप लोगों को बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करना है तो इंडिया के जो टॉप मोस्ट लेंडर्स है जैसे HDFC हो गई, ICICI हो गई, छोटे अगर आपको NBFCs में जाना है तो बजाज फाइनेंस हो गया, जैसे टॉप लेंडर्स है मैं उन्हीं को प्रेफर करूँगा। अगर वर्स्ट केस आपको अगर PSU बैंक में इन्वेस्ट करना ही है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे ओनली ऑप्शन लगता है जो कि PSU बैंक में हमें खरीदना चाहिए। आप अपने इनके वैल्यूएशंस, जो PSU बैंक के वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं अभी, तो वो एक चीज़ अट्रैक्ट करती है। बट अभी भी मुझे समहाउ क्वालिटी ऑफ द बैंक्स पसंद नहीं आते। जिस तरीके का उनका बिजनेस है, जिस तरीके का उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह का या फिर बैंक के मैनेजमेंट वगैरह का रवैया है, मुझे समहाउ पसंद नहीं आता और मुझे नहीं लगता कि इन द लॉन्गर रन ये बैंक्स आपको कंसिस्टेंट आपका वेल्थ ग्रो करके दे सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।